और बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आज तुम लोग को भूगोल पढ़ाए थे और भूगोल में रेल परिवहन पढ़ा दिए थे, तो आज जल परिवहन पढ़ाते हैं, ठीक है? हाँ, जल परिवहन पढ़ाने से पहले एक बात सुन लो ध्यान से। अभी परसों या नरसों हमने तुम लोग को ग्रुप में हमने क्या कहता है रेलवे का नोटिस भेजा था, और एनटीपीसी का एग्ज़ाम का जो डेट है वो नोटिस के हिसाब से, जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है उस हिसाब से लग रहा है कि तुम लोग का एग्ज़ाम अक्टूबर में संभावित है। और 2 महीने एग्जाम चलेंगे, अक्टूबर और नवंबर, और अगले महीने में तुम लोग का स्टेटस आ जाएगा एडमिट कार्ड का, ठीक है? तो तैयारी करो, अच्छे से पढ़ाई करो तुम लोग, ठीक है? और चलो पढ़ाते हैं जल परिवहन। जल परिवहन पढ़ लो, फिर बात करते हैं, ठीक है? जल परिवहन, सबसे पहले जल परिवहन के बारे में बात करते हैं। तो देखो, जल परिवहन होता क्या है। जैसे परिवहन में सड़क परिवहन होता है, जैसे रेल परिवहन होता है, वायु परिवहन होता है, उसी तरह जल परिवहन होता है, ठीक है? तो जल परिवहन मतलब नदी के द्वारा या समुद्र के द्वारा जो यातायात किया जाता है, जो परिवहन होता है। रेल से पहले जल परिवहन था, बहुत पुराना जल परिवहन है, ठीक है ना? परिवहन के साधनों में जल परिवहन बहुत ही प्राचीन साधन है, ठीक है? जल परिवहन 2 प्रकार का होता है। एक होता है आंतरिक या अंतर्देशीय जलमार्ग, और एक होता है समुद्रिक मार्ग या जहाजरानी परिवहन। मतलब देश के अंदर नदियों के द्वारा जो परिवहन होता है उसको हम आंतरिक या अंतर्देशीय जलमार्ग कहते हैं, और देश के बाहर समुद्र के द्वारा जो परिवहन होता है उसको समुद्री मार्ग या जहाजरानी जल परिवहन कहते हैं, ठीक है? तो 2 प्रकार के होते हैं। तो उसमें पहला है अंतर्देशीय जल परिवहन। ध्यान से देखना बेटा तुम लोग, इसमें देश के भीतर आंतरिक भागों में नदियों एवं नहरों द्वारा, देश के भीतर आंतरिक भागों में नदियों एवं नहरों द्वारा किए जाने वाले परिवहन को शामिल किया गया है, ठीक है? उसे ही कहते हैं अंतर्देशीय जल परिवहन। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग विद्यमान है। उत्तर प्रदेश में क्यों विद्यमान है? इसलिए विद्यमान है क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नदियां हैं, नदियों का बहुत बड़ा जाल है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लंबे आंतरिक जलमार्ग विद्यमान है। इसके बाद दूसरा नंबर किसका है? पश्चिम बंगाल का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर असम का, फिर केरल का, फिर बिहार का, और फिर उड़ीसा का। बहुत बेहतरीन चीज है, फिर से ध्यान देना। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सबसे लंबे आंतरिक जलमार्ग विद्यमान है। इसके बाद कहां पे है? पश्चिम बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर असम में, फिर केरल में, फिर बिहार में, और फिर उड़ीसा में। ये क्रम आते हैं। अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए 1986 में भारतीय देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका मुख्यालय नोएडा में। आंतरिक जल परिवहन को पोषित करने के उद्देश्य के लिए सरकार ने 6 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया। कितने जलमार्ग? 6 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग का दर्जा दिया। और इस 6 जलमार्ग के बारे में थोड़ा सा हम अच्छे से समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है बेटा? भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी 6 जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उनके बारे में बता रहे हैं। जो पहला जलमार्ग है संख्या 1, वह इलाहाबाद से हल्दिया। इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद तुम्हारा देखो यहाँ मैंने नक्शा ही बनाया है। ये गंगा नदी उत्तराखंड से जो निकलती है और जब यूपी में आती है तो ये इलाहाबाद और ये हल्दिया, तो यही जो बीच का हिस्सा है इसी को राष्ट्रीय जलमार्ग 1 घोषित किया गया है, ठीक है ना? तो इलाहाबाद से हल्दिया, इलाहाबाद से हल्दिया, हल्दिया तुम्हारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है, जिसकी कुल दूरी है 1629 किमी। देखो कई किताबों में दूरी अलग अलग है, दूरी बढ़ती है, घटती है, जोड़ा जाता है, लेकिन जो एक इक्वल दूरी है वो तुम लोग हम बता रहे हैं 1629 किमी। यानी क्या कहता है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक है, जिसकी लंबाई है 1629 किमी। किस नदी पर? गंगा नदी पर। और इसको कब घोषित किया गया था राष्ट्रीय जलमार्ग? 27 अक्टूबर 1986। राष्ट्रीय जलमार्ग 2, यह है सदिया से धुबरी पट्टी, असम के सेम पड़ती है कुछ। सदिया से धुबरी पट्टी जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जिसकी लंबाई 1819 किमी। इसको मान्यता कब मिली थी? 1 सितंबर 1988। राष्ट्रीय जलमार्ग 3, कोल्लम से कोट्टापुरम जो पेरियार नदी पर है और जिसकी लंबाई है 186 किमी, और यह 1 फरवरी 1993 को घोषित हुई थी राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 3। इस पर एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा हमको मिला। यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है जिसके पूरे विस्तार में 24 घंटे नौकायन की सुविधा उपलब्ध है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4, भद्राचलम से राजमुंद्री, भद्राचलम से राजमुंद्री, फिर गैप है, फिर वजीराबाद से विजयवाड़ा। ये गोदावरी और कृष्णा नदी पर स्थित है। इसकी कुल लंबाई 1100 किमी है और ये 24 नवंबर 2008 को इसको स्वीकृति मिली थी।
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 मंगलगढ़ी से पारादीप और फिर तालचेर से धमरा, ये महानदी और ब्राह्मणी नदी के दोनों नदियों पर मिलकर है। 24 नवंबर 2008 को इसको घोषित किया गया था और इसकी लंबाई है 623 किमी। उसके बाद से राष्ट्रीय राजमार्ग जो 6 है वो असम से लखीमपुर और से भंगा, यानी असम में लखीमपुर से भंगा बराक नदी पर है। 14 अगस्त 2013 को इसको स्वीकृति मिली थी और यह 121 किमी है, यानी 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो अंतर्देशीय जल परिवहन के बारे में तुम लोग जानेंगे। इसका मुख्यालय कहां पे है? नोएडा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में भी आता है कि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 कहां से कहां तक है, या राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है, या राष्ट्रीय जलमार्ग किस नदी पर है। ठीक है ना, तो ये आपके 6 राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो ये तो आपके हो गया। अब दूसरा बताएंगे आप लोगों को समुद्री मार्ग या जहाजरानी परिवहन। ठीक है, इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा नक्शे को ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि जो बड़े बंदरगाह है इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, देखो भारत के नक्शे में तुम लोग एक चीज जानते हो, भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट से जुड़े हुए हैं। जैसे गुजरात के जस्ट महाराष्ट्र के जस्ट नीचे देखो यही गोवा, छोटा सा ये गोवा के बाद फिर कर्नाटक, फिर केरल, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, यानी ये 9 जो राज्य हैं ये तटवर्ती राज्य हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पे तट है तो बंदरगाह भी तो तटी पर होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, समुद्री मार्ग या जहाजरानी परिवहन, इसमें समुद्र के माध्यम से देश के बाहर माल या यात्री भेजने या प्राप्त करने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसमें समुद्र के माध्यम से देश के बाहर माल या यात्री भेजने या प्राप्त करने के साधनों के शामिल किया जाता है। ठीक है, समुद्री जलमार्ग की दृष्टि से भारत का संपूर्ण प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश की मुख्य भूमि कितनी 5600 किमी है। देश की मुख्य भूमि 5600 किमी की लंबी तटरेखा पर 13 बड़े तथा 139 छोटे बंदरगाह शामिल है। तो 13 बड़े बंदरगाह है जिसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। ठीक है ना, अब जो 13 बड़े बंदरगाहों का बारे में है तो ध्यान देना, बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण केंद्र सरकार देखती है, जबकि छोटे बंदरगाहों एवं मझोले बंदरगाहों को संविधान की समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जिसको राज्य देखती है, जिसका प्रबंधन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है ना, तो देखो एक बंदरगाह तुम्हारा कांडला, ये जो क्रम मैंने लिखा है ये मैंने इस तरह क्रम लिखा है। ठीक है ना, इसको क्रम से नहीं, कांडला गुजरात में, दूसरा महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह बड़े बंदरगाह, एक मुंबई, एक जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। इसके अलावा गोवा में 1 बंदरगाह है, मरमू गोवा। उसके अलावा कर्नाटक में 1 है, न्यू मंगलूर। उसके बाद से कोचीन केरल में 1 है। उसके तमिलनाडु में 3 है, तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नौर। विशाखापट्टनम में 1, आंध्र प्रदेश में 1 विशाखापट्टनम है। उसका उड़ीसा में 1 है पारादीप और पश्चिम बंगाल में है कोलकाता। टोटल हो गए 12। और अंडमान निकोबार जो हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश, वहां पर पोर्ट ब्लेयर हमारा 13वां बड़े बंदरगाहों की संख्या में आता है। ठीक है, तो अब हम 13 बड़े बंदरगाहों के बारे में तुम लोग को बताते हैं। भारत के 13 बड़े बंदरगाह। ठीक है ना, पहला कांडला जो गुजरात में है और वर्तमान में इसका नाम रख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। ठीक है ना, कांडला जो गुजरात में है, ये गुजरात में जो कांडला बंदरगाह इसी के बारे में बता रहे हैं। हाँ, ये ध्यान देना, भारत की गुजरात से ये सीमा देखो, ये देखो मैंने एक बनाया है सिस्टम। नीचे ये हिंद महासागर है, ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब सागर है। तो ये बड़ी अच्छी चीजें हैं। इसको हम पूर्वी करते हैं, इसको हम पश्चिमी करते हैं, सॉरी, इसको हम पूर्वी करते हैं, इसको हम पश्चिमी करते हैं। तो पश्चिमी तट वाले जितने हैं वो अरब सागर में, और पूर्वी तट वाले जितने हैं वो बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो भारत के 13 बड़े बंदरगाह, जिसमें सबसे पहले हम नाम लेते हैं कांडला का, जो गुजरात में, जिसको दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। गुजरात के कच्छ की खाड़ी के तट पर स्थित यह एक ज्वारी बंदरगाह है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ज्वारी बंदरगाह। ठीक है, यहाँ पर सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी फ्री ट्रेड जोन स्थापित किया है। ठीक है, कांडला प्रधानता एक आयात पत्तन है। ये प्रधानता क्या है? एक आयात पत्तन है, यहाँ से निर्यात नहीं होता, लगभग आयात पत्तन है, जो पेट्रोलियम, उर्वरक, गंधक आदि का आयात करता है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह उत्तर भारत को आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो जब बंदरगाह पढ़ा रहे हैं तो वहां पर हमारे 2-3 क्वेश्चन फंसते हैं, जैसे प्राकृतिक बंदरगाह क्या होता है, जैसे कृत्रिम बंदरगाह क्या होता है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम का मतलब बस एक तरह से होता है जो पहले से निर्मित है, प्रकृति द्वारा निर्मित है, वो प्राकृतिक बंदरगाह है। और जिसको हमने उसको सुदृढ़ किया, उसको ठीक किया, उसको यानी उसकी मरम्मत की, वो कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, दूसरा मुंबई महाराष्ट्र, यहां पर है तुम्हारा पश्चिमी समुद्री तट पर, यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
इस बंदरगाह के कारोबार में पेट्रोलियम उत्पादन तथा शुष्क माल प्रमुख है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जहां देश का सर्वाधिक समुद्री यातायात किया जाता है। यह वर्ष पर्यंत खुला रहने वाला पत्तन है, मतलब पत्तन मतलब बंदरगाह ही होता है, यानी वर्ष भर ये खुला रहता है, जो प्राकृतिक कटान में सालसेट द्वीप पर स्थित है। देखो सालसेट द्वीप पर ही मुंबई स्थित है, ठीक है ना, सालसेट द्वीप पर स्थित है। सभी बंदरगाहों से होने वाले कुल कारोबार में अकेले मुंबई की हिस्सेदारी 12% है, यानी जितना कारोबार होता है उसमें अकेले मुंबई से कारोबार कितना होता है 12%, और ट्रैफिक का लगभग कितना परसेंट 20%। तीसरा, नौवहा सेवा जो न्यू मुंबई में है, जैसे दिल्ली न्यू दिल्ली तो मुंबई न्यू मुंबई, नौवहा सेवा। यह मुंबई से 10 किमी दक्षिण में एलिफेंटा गुफाओं के निकट स्थित है। एलिफेंटा, एलोरा एलिफेंटा जानते हो तुम लोग। यह मुंबई से 10 किमी दक्षिण में एलिफेंटा गुफाओं के निकट स्थित है। इसका नया नामकरण जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। यह पूर्णतः यंत्र चालित बंदरगाह है। पूर्णतः क्या है? यंत्र चालित बंदरगाह है, जो मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए मुंबई के उत्तर में आधुनिक शैली में विकसित किया गया। ठीक है, यह भारत का विशालतम कंटेनर पत्तन है, सबसे बड़ा विशालतम मतलब सबसे बड़ा विशालतम कंटेनर पत्तन है। यह मुंबई का जुड़वा पत्तन है, इसको मुंबई का जुड़वा पत्तन भी कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूजन होता है किताबों में, तो एक बार जान जाना कृत्रिम मतलब जो निर्मित किया गया हो, तो सबसे बड़ा कृत्रिम जो बंदरगाह की बात करेगा तो नौवहा सेवा मुंबई, और सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करेगा तो मुंबई। ठीक है, अब बात करेंगे मरमा गोवा, जो गोवा में है। यहाँ पे यह बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा में जो जुआरी नदी है, यह बंदरगाह पश्चिमी समुद्री तट पर गोवा में जुआरी नदी की ज्वारनद मुख पर स्थित है। यहाँ पर जुआरी तथा मांडी नदियों के आंतरिक परिवहन के माध्यम से, दो नदियों के आंतरिक परिवहन के माध्यम से, आंतरिक परिवहन मतलब नदियों के द्वारा आंतरिक परिवहन के माध्यम से लौ अयस्क पहुंचाया जाता है, यानी कि नदियों द्वारा बंदरगाह पर ले आया जाता है। ठीक है ना, पहुंचाया जाता है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है, जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और गोवा है तो तुम एक बहुत अच्छी चीज है कि जितने बंदरगाह उसमें सबसे अधिक पर्यटन से महत्वपूर्ण कौन है, तो गोवा वाला मर्मो गोवा। ठीक है, इस बंदरगाह से ईरान को लौ अयस्क निर्यात किया जाता है, और यहाँ भारतीय नौसेना का बेस स्टेशन है। ठीक है, चलो बगल में बताओ। चौथा हो गया था। पांचवा, न्यू मंगलोर कर्नाटक, मैंने बताया था वहां पे, उसके नीचे न्यू मंगलोर कर्नाटक में हुआ। मर्मू गोवा और कोचीन के मध्य कर्नाटक में स्थित यह बंदरगाह, मर्मू गोवा इसके ऊपर जो गोवा में मर्मू गोवा है, मर्मू गोवा और कोचीन के मध्य कर्नाटक में स्थित यह बंदरगाह आकार की दृष्टि से अपेक्षाकृत छोटा है। यह नेशनल हाईवे 17 के द्वारा मुंबई से जुड़ा हुआ है। यहाँ से मुख्यतः लौ अयस्क कर्नाटक के कुंद्रेमुख खान से निष्कासित। कर्नाटक में कुंद्रेमुख खान है, तुम जानते हो, एक जगह है, एक चट्टान है, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, पश्चिमी घाट की, मैंने तुमको बताया भी था। तो यहाँ से मुख्यतः लौ अयस्क कर्नाटक की कुंद्रेमुख खान से निष्कासित के निर्यात की सुविधा उपलब्ध कराई गई। यह बंदरगाह रेल लाइन तथा राष्ट्रीय जलमार्ग से मुंबई और कोचीन दोनों से जुड़ा हुआ है, और यह एक ज्वारी बंदरगाह है। ठीक है, तो यह आपका न्यू मंगलोर कर्नाटक हो गया। अब बात करेंगे कोचीन यानी कोच्चि, जो केरल में है। इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। यह केरल के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। और बेम्बनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी के नाम से लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, इसके मुहाने पर स्थित बंदरगाह है। यानी यह बंदरगाह बेम्बनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, इसके मुहाने पर यह बंदरगाह स्थित है। इस पत्तन को स्वेज कोलंबो के पास अवस्थित होने का लाभ प्राप्त है। स्वेज कोलंबो मार्ग, जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए मार्ग प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। पूरब का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल के मालाबार तट के वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। और वेलिंगटन द्वीप के बारे में तुम लोग बताई है, ठीक है ना, द्वीप पर स्थित है। इसकी गोदी वर्ष भर खुली रहती है, मतलब इसका भी द्वार वर्ष भर खुला रहता है। इस बंदरगाह के निकट एक जलयान निर्माणशाला व पेट्रोलियम शोधनशाला स्थापित की गई है। यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है।
अब तुम कहोगे गुरुजी क्या कहता है सबसे बड़ा बंदरगाह आपने तो मुंबई बताया, तो ठीक है, सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, ठीक है, और सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कोचीन, और सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह नौहा सेवा है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है बेटा, किताबों में अलग, आप नेट में डालोगे तो कुछ और दिखाएगा, अभी किसी में चेन्नई दिखाएगा, लेकिन कुछ चीजें मैं फिर से एक बार और रिवीजन करा दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, क्यों? क्योंकि सबसे अधिक यहाँ पे यातायात होता है, ठीक है ना, आयात निर्यात होता रहता है, तो जैसे नहीं कहता है सबसे बड़ा दुकान, यानी सबसे बड़ा ये जो बंदरगाह है वो है मुंबई। लेकिन कृत्रिम अगर बात करेंगे तो मुंबई का सहायक पत्तन, या कह सकते हो नौहा सेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। प्राकृतिक सबसे बड़ा तो तुम बोलोगे कोचीन, ठीक है। इसके अलावा सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम, सबसे पुराना बंदरगाह चेन्नई, ठीक है। यह सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, यहाँ का सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, पोत रखने की सबसे बड़ी जगह है, सबसे बड़ा पोत प्रांगण है, ठीक है ना। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा शिपयार्ड यहीं पर। अगला तूतीकोरिन जो तमिलनाडु में, यह देश का दक्षिणतम बंदरगाह है। सबसे दक्षिण बंदरगाह कौन? ये क्वेश्चन आया बेटा, दक्षिणतम बंदरगाह, ठीक है ना, तूतीकोरिन। इस पत्तन में समुद्री जल उथला होने के कारण जहाज यहाँ से 5 किमी दूर खड़े होते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बहुत पहले बच्चों को बताया था कि समुद्र के अंदर दीवार यहीं पे बनाई गई है, समुद्र के अंदर दीवार जो है यहीं पे बनाई गई है। और जो बंदरगाह है वहां पर जल थोड़ा कम है, जिसकी वजह से बड़े जहाज वहां नहीं आ पाते हैं। तो जैसे नहीं होता है गलियों में बड़े ट्रक रोड पर खड़े हैं, छोटे गलियों में छोटे छोटे साधनों द्वारा अप डाउन किया जाता है, वही चीज है। तो यह देश का दक्षिणतम बंदरगाह है। इस पत्तन से समुद्री जल उथला होने के कारण जहाज यहाँ से 5 किमी दूर खड़े होते हैं। यहाँ से मुख्यतः कोयला निर्यात होता है। यह मत्स्य पत्तन भी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये से मत्स्य पत्तन भी कहते हैं। तूतीकोरिन पोर्ट ट्रस्ट का लाभ नाम बदलकर अब चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। श्री दियो चिदम्बरम पिल्लै ने 1906 में प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच शुरू की थी। यानी प्रथम स्वदेशी भारतीय नौवहन सेवा तूतीकोरिन से कोलंबो के बीच शुरू की गई। यह भारत का प्रथम कारपोरेट पोताश्रय है, ठीक है। अब बात करेंगे चेन्नई तमिलनाडु, जो सबसे पुराना बंदरगाह है, बताएं तुमको। पूर्वी तट पर स्थित यह देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। यह दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन है, दूसरा सबसे बड़ा कृत्रिम पत्तन। पहला कौन है? नौहा सेवा, जिसे 1859 में बनाया गया था। तट पर पानी की कमी रहने के कारण, तट पर पानी की कमी रहने के कारण बड़े जलयान तट पर नहीं आ पाते थे। जैसे तूतीकोरिन वाला है, तो बड़े जलयान नहीं आ पाते हैं तो 5 किलोमीटर दूर खड़े थे, तो वही कंडीशन यहाँ भी थी, बड़े तट नहीं आ पाते थे। जिसके बाद कृत्रिम रूप से इसे गहरा किया गया, यानी इसके स्थल को क्या किया गया? गहरा किया गया। यह एक खुला सागरीय बंदरगाह, यह क्वेश्चन आया बेटा, खुला सागरीय बंदरगाह चेन्नई। यह बंदरगाह आंध्र प्रदेश की बरगिंगम नहर एवं तमिलनाडु की कंबर जुआ नहर से जुड़ी हुई है। और बरगिंघम नहर जो है वो भारत की सबसे बड़ी नहर मानी जाती है, ठीक है ना, दक्षिण की कंबर जुआ नहर से जुड़ी हुई है। इस बंदरगाह से पेट्रोलियम पदार्थों और लौह अयस्क का कारोबार किया जाता है। और यहीं से भारत का औसतन समुद्र तल नापा जाता है, यहीं से समुद्र तल औसत नापा जाता है चेन्नई से, ठीक है ना, इसी बंदरगाह के पास। एन्नौर तमिलनाडु, यह देश का प्रथम सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज्ड और निगमित बंदरगाह है। इसे एशियाई विकास बैंक की सहायता से विकसित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। एडीबी, इसके निर्माण से चेन्नई बंदरगाह पर काम का दबाव कम हुआ, ठीक है। यह देश का प्रथम पब्लिक कंपनी बंदरगाह है। यह देश का प्रथम निजी क्षेत्र का बंदरगाह है, कह सकते हो। यह चेन्नई से 24 किमी उत्तर में स्थित है। यह बंदरगाह मुख्यतः कोयला का आदान प्रदान करता है। और प्रदेश इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री यानी भूतपूर्व मुख्यमंत्री के कामराज के नाम पर इस बंदरगाह का नाम अब वर्तमान में कामराज बंदरगाह कर दिया गया है। और कामराज को मुझे एक क्वेश्चन याद आया, क्योंकि मैं अभी परसों आधुनिक पढ़ रहा था, तो मुझे क्वेश्चन आया कि कामराज को आधुनिक तमिलनाडु का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे विशाखापट्टनम, जो आंध्र प्रदेश में, जिसके बारे में बताया सबसे गहरा बंदरगाह। देश के पूर्वी समुद्री तट पर आंध्र प्रदेश का यह बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है और सबसे गहरा स्थलरुद्ध बंदरगाह है, ठीक है। जहां लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी पत्तन बनाया गया है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी पत्तन बनाया गया है। इसके पोताश्रय में डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग निकल आने से यह पत्तन मानसूनी पवनों के झरोखों से सुरक्षित रहता है। इस बंदरगाह जो बंदरगाह है, इसके ध्यान देना बहुत अच्छी चीज मैं बता रहा हूं।
जहां लौह अयस्क के निर्यात के लिए एक बाहरी पत्तन बनाया गया। इसके पोताश्रय में, जहां पर पोतों को रखा जाता है, पोताश्रय में डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी भाग निकल आने से, इसके बगल में डाल्फिन नोज नामक पहाड़ी निकल आई है, जिसके आने से यह पत्तन मानसून पवनों के झकोरों से सुरक्षित रहता है और यहाँ मुख्य नौसैनिक स्टेशन तथा पोत मरम्मत की सुविधा उपलब्ध है। और इस पर एक क्वेश्चन और बताना चाहते हैं, इसको 3 अंतर्राष्ट्रीय, इसको प्रमुख, यहाँ पे मैंने नोट करा है, बता रहा हूं, इसे 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। इसी को विशाखापट्टनम, यानी भारत में जितने भी 13 बड़े बंदरगाह हैं उसमें विशाखापट्टनम को 3 अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण पत्र मिल चुके हैं। ISO 14001 संबंधित 2004, IHSAS 18001 और ISO 9001 संबंधित 2000 प्राप्त है, यानी 3 इसे प्रमाण पत्र प्राप्त है, 2 ISO और 1 IHSAS का प्रमाण पत्र इसे प्राप्त है। अगला, पारादीप उड़ीसा, यह कोलकाता व चेन्नई के बीच, कोलकाता और चेन्नई के बीच कटक से 100 किमी दूर महानदी के डेल्टा पर स्थित है। इस बंदरगाह से किरीबुरु एक क्षेत्र है, लोहे और मैंगनीज को, एक क्षेत्र है खनिज का, वहां से लोहे और मैंगनीज को जापान के लिए निर्यात किया जाता है, विकसित किया गया, निर्यात किए जाने के लिए विकसित किया गया, इसीलिए इसको बनाया गया है। यह निर्यात प्रधान बंदरगाह है, और यह क्या है, निर्यात प्रधान बंदरगाह है। जैसे अभी मैंने बताया था दहेज एक आयात प्रधान पत्तन है, यानी आयात बंदरगाह है, उसी तरह निर्यात बंदरगाह कह सकते हो तुम पारादीप। और इस पर एक क्वेश्चन हमको मिला है जो हमारे एग्जाम में आया है, बहुत पहले, मुझे याद नहीं आ रहा है किसमें आया, लेकिन क्वेश्चन था सर्वाधिक खनिज संपन्न बंदरगाह कौन सा है, तो वह आपका पारादीप। ठीक है, अब इसका पोताश्रय लैगून सदिश है, इसका पोताश्रय क्या है, लैगून सदिश है, लैगून तुम लोग जानते ही, तथा इसका पोताश्रय सबसे गहरा है। और देखो सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम, लेकिन किसका पोताश्रय सबसे अधिक गहरा है, तो पारादीप का। ठीक, अगला, कोलकाता हल्दिया, पश्चिम बंगाल में। अब देखो कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, लेकिन कोलकाता डैश हल्दिया, यानी कोलकाता के साथ साथ एक हल्दिया भी बंदरगाह है। सुनना, यह सागर, कोलकाता के बारे में, यह सागर तट से 148 किमी दूर हुगली नदी के किनारे स्थित एक नदी पत्तन है। देखो एक बड़ा बंदरगाह होने के बावजूद एक नदी पत्तन है, क्योंकि हुगली नदी के रास्ते से समुद्र से फिर क्या कहता है, क्या होता है ना, पश्चिम बंगाल का जो नक्शा है तुम लोग याद देखना, तो कलकत्ता एकदम समुद्र के किनारे नहीं है, जैसे मुंबई तो समुद्र के किनारे है, लेकिन कलकत्ता समुद्र के किनारे नहीं है, वो अंदर। तो हुगली नदी के द्वारा, जैसे नहीं कहता है कि एजेंसी गली में है और रोड पर बड़े बड़े कंटेनर खड़े हैं, तो छोटे छोटे इस माध्यम से उस एजेंसी में लाया जाता है। ठीक है ना, वही चीज है। यह सागर तट से 148 किमी दूर हुगली नदी किनारे स्थित एक नदी पत्तन है। कोलकाता बंदरगाह का मुख्य, एक नदी पत्तन है, कोलकाता बंदरगाह का मुख्य पोताश्रय खिदिरपुर है, और इस बंदरगाह का समुद्र स्थित पोताश्रय की संख्या है डायमंड हार्बर। उसी के बगल में जो हल्दिया, हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। इसको भी जैसे जैसे तुमको कह सकते हो, जैसे अभी मैंने तुमको बताया कि मुंबई के भार को कम करने के लिए किसका निर्माण किया गया, नौहा सेवा का निर्माण किया गया। उसी तरह हल्दिया कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, इससे कोलकाता बंदरगाह के अवसाद जमा होने की समस्या के निस्तारण हेतु बनाया गया है। बड़ा, क्योंकि नदियों के द्वारा फिर आता था तो बड़ा गाद जम जाता था, तो उसके अवसाद के जमा होने की समस्या के निस्तारण हेतु बनाया गया है। यह एक ज्वारीय पत्तन है, यह क्या है, एक ज्वारीय पत्तन है। ठीक है ना, इस बंदरगाह पर कौन ज्वारीय पत्तन है, हल्दिया, यह ज्वारीय पत्तन है। इस बंदरगाह पर जल के स्तर को बढ़ाने के लिए फरक्का नामक स्थान पर बांध बनाया गया है। ठीक है, कलकत्ता बंदरगाह को दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा टर्मिनल कहा जाता है। और ठीक, अब आगे देखिए, पोर्ट ब्लेयर जो लास्ट है, जो मैंने बताया था केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में है। यह बंदरगाह 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों, सऊदी अरब सिंगापुर और अमेरिका सिंगापुर के समीप, 2 अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों, सऊदी अरब सिंगापुर और अमेरिका सिंगापुर के समीप स्थित है। टोटल 13 बड़े आपके बंदरगाह थे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वन लाइनर एकदम इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान, अभी मैंने बताया, राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना में, और केंद्रीय जल परिवहन निगम कोलकाता में, राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान गोवा में है, और अंतर्देशीय जल मार्ग निगम नोएडा में है। इसके अलावा रासायनिक बंदरगाह किसे कहते हैं, दहेज, वो भी गुजरात में है। इसके अलावा मैंने भी वहां पर लिखा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहां पे है, विश्व में बात करेंगे तो सिंगापुर, और भारत में बात करेंगे तो कंटेनर सबसे बड़ा पोर्ट हमारे यहाँ कौन सा बंदरगाह है, नौहा सेवा, यानी जवाहरलाल नेहरू। तो विश्व का सबसे बड़ा सिंगापुर, क्या चीज, विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कहां पे है, सिंगापुर, और भारत में नौहा सेवा बंदरगाह।
उसी तरह आसान बंद रेखा किसको कहते हैं, दहाइश को कहते हैं। ठीक है, चलो फोटो खींचो इसको। तो बच्चों पढ़ा दिए तुम लोग को, ये जल परिवहन था। पहले का तुम लोग पढ़े हुए हो उसको, पहले का तुम लोग इसको पढ़े हुए हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और देख लेना, शायद कुछ नए क्वेश्चन तुम लोग को मिले होंगे। और एनटीपीसी के बारे में तुम लोग को बताई, आप जल्दी से तैयारी करो। और संभवतः 1 जुलाई से कोचिंग खोल रहे हैं। ठीक है, हाँ एक अच्छी सी चीज़ है, लाइन सुन लो। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। और एक लाइन सुना देते हैं। एक व्यक्ति थे, वो ट्रेन में हमेशा सफ़र करते थे, सेल्समैन का काम करते थे, इस कंपनी से उस कंपनी, इस राज्य से उस राज्य हमेशा जाया करते थे। तो उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी। वो आदत ये थी कि जब भी कहीं आते जाते थे तो डायरी पर नोट करते थे। कभी भी सफ़र करते थे, यात्रा करते थे, तो उस यात्रा का वर्णन करते रहते थे। वो चाहते थे कि मैं जीवन में अपने कहीं रहूं तो कम से कम सबका वितरण एक बार, वर्णन एक बार अपने पास कर सकूं। इसी तरह ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। ट्रेन में सफ़र करते करते एक बार ट्रेन में चढ़े, बैठे, चल रहे थे। जिस सीट पर बैठे थे उनके सामने एक परिवार आकर बैठा और सफ़र कर रहा था। तब तक एक लड़का, 15-16 साल का एक लड़का पानी का बोतल बेच रहा था। बेचते बेचते ट्रेन में देखते हुए, तुम लोग बेचते हुए इनके पास आया, तो इनके पास भी बोल रहा था पानी ले लीजिए, पानी ले लीजिए। तो जो बगल में परिवार वाले थे, उसमें जो उनके मुखिया थे, उन्होंने पूछा पानी कितने का है? तो लड़के ने कहा 20 रुपये का। तो उन्होंने कहा कि 15 रुपये का मिलता है। तो लड़का कुछ नहीं बोला, मुस्कुराया और चल दिया। ये उससे बड़ा प्रभावित हुए। इन्होंने उसको देखा और कहा कि बताओ कि बोतल 20 रुपये का है, उसने कुछ बोला नहीं, और इन्होंने कहा कि 15 रुपये में है तो कुछ बोला नहीं और मुस्कुराकर चल दिया। ये बड़ा अंदर से हुआ कि कैसा लड़का है भाई। कुछ देर बाद फिर वो लड़का दोबारा आया। वो उठे और किनारे जाकर उससे उसको बुलाए और कहें बेटा मैं तुमसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो उसने बोला बोलिए साहब। तो उसने कहा कि अभी तुम बेच रहे थे बोतल, तो उन्होंने पूछा कि कितने का है, तुमने बताया कि 20 रुपये का है। उन्होंने कहा कि 15 रुपये का मिलता है। तो तुमने उनको कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराकर चल दिया, ऐसा क्यों बेटा? तो उसने कहा जानते हैं, उनको पानी नहीं पीना था, उनको प्यास नहीं लगी थी, इसीलिए मैं मुस्कुरा कर चल दिया। तो कहा यह तुमको कैसे मालूम कि उनको प्यास नहीं लगी थी? तो कहा जिसको प्यास लगती है वह दाम नहीं पूछता, वो पानी पीता है, उसके बाद से जो होता वो दे देता। ठीक है, तो कहानी का अर्थ समझे तुम लोग तैयारी करने वाले बच्चे हो, इतने दिन से मेरे पास पढ़ रहे हो और अब समय आ गया। अभी कहते ना वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी नहीं आएगी, देखो डेट आ गया, अगले महीने में इसका वो भी आ जाएगा, रेलवे का सारा नोटिस भी आ जाएगा, कब से तुम लोग का परीक्षा का सब कुछ है। अक्टूबर-नवंबर में पेपर भी हो जाएगा। ठीक है, और देखो जुलाई में पैट भी लागू हो जाएगा और जुलाई में शायद लेखपाल का फार्म भी आ जाएगा। तो अपना गोल जो तुम्हारा है वो निर्धारित होना चाहिए। तुम्हें प्यास लगी है ना, तो तुम्हें पानी पीना है, तुम्हें इससे मतलब नहीं है क्या है क्या नहीं है, ये सब बवंडर है, सब हटाना है और तैयारी करना है। ठीक है, इसको देखो और अच्छे से नोट्स बना लेना। खुश रहो, अच्छे से रहो, पढ़ाई करते रहो।